प्रणाम सभी लोग को। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग रक्त के प्रणाम सभी लोग को। मैं सभी का स्वागत करता हूँ सभी को। अभी हम लोग रक्त के रोग ये टॉपिक पे पढ़ने के लिए आए हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे मैं अनेबल करता हूँ वेटिंग रूम की, ताकि कोई भी आए तो वो यहाँ पे अपने आप ही ज्वाइन हो पाए। चलिए आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। अभी शरद ऋतु शुरू हो गया है, तो शरद ऋतु में रक्त के रोग लेके बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आएंगे, क्योंकि पित्त के प्रकोप का काल है। तो हम लोग को इसको किस तरह से हमारे ग्रंथों में कहा गया है, इस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी मैं अपने आप को यहाँ पे दिखाता हूँ। प्रणाम सभी को। एक मिनट, हाँ। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और हम लोग रक्त के रोग इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और रक्त के रोग के साथ में उसकी चिकित्सा के लिए जो रक्त मोक्षण करना है उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चीजें दिखाओ के फिर मैं करूंगा। एक मिनट रुक जाइए। ये थोड़ा सेटिंग मुझे सीखना पड़ रहा है ना हर चीज। जो चीज विजुलाइज होती है वो याद होती है, मतलब जो चीज दिखाई देती है वो हमें याद हो जाती है दिमाग में। तो देखिए, रक्त के रोग हेतु लिंग औषध इस पे हम लोग का चर्चा करना है। रक्त के रोग का अर्थ का मतलब क्या होता है कि रक्त अगर खराब हो गया है हमारा, रक्त दुष्ट होने जाने के बाद जो बीमारियां होती हैं, या फिर रस आदि धातुओं की वृद्धि हो गया या क्षय हो गया, तो इसका कारण जो है वो रक्त धातु ही है। क्योंकि चरक संहिता में विधि शोणित अध्याय में तो बहुत ही विस्तार से बताया है। अष्टांग हृदय में भी ये बताया है कि रसादि धातु नाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, ऐसा बताया कि रस आदि धातु की क्षय और वृद्धि जो होती है वह किसके वजह से होती है, तो शोणित निमित्ते रक्त धातु के विकृत होने से होती है। उसी तरह से सुश्रुताचार्य वाग्भट ने ऐसा बोला है, ये तो सुश्रुत संहिता में बताया था। जो था शोणित वर्णनीय अध्याय। अभी रक्त वृद्ध हो गया, तो अगर रक्त बढ़ गया है क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली, तो रक्त वृद्धि जन्य रोग हो जाते हैं। तो उसके वजह से वाग्भट जी क्या बताते हैं कि रक्तम विसर्प प्लीह विद्रदिन, मतलब विसर्प रोग होता है, फिर प्लीहा वृद्धि होती है, विद्रधि होता है, कुष्ठ रोग होता है, वात पित्त कफ का विकृति होता है, गुल्म व्याधि होती है, उपकुश कामलाह ऐसे बताया है। व्यंग, अग्निनाश, सम्मोह, व्यंग होते हैं पूरे बॉडी में। जो एक्ने बोलते हैं वैसा हो जाता है। अग्निमंद हो जाता है। फिर रक्त त्वंग नेत्र मूत्रता, आंखें रेडनेस होती है। और त्वचा में भी लालिमा टाइप आने लगता है, रैशेस होने लगते हैं। तो रक्त दुष्ट हो जाने की वजह से यह बहुत सारी विकृतियां हो जाती है। रक्त जो है वो अगर खराब हो गया है, तो जो रोग की होते हैं, तो उष्णता, तीक्ष्णता, हीट, पित्त के सारे सिम्टम बढ़ते हैं। तो उसमें हम लोगों को चिकित्सा देते हैं, तो हम शीत चिकित्सा देते हैं, उष्ण चिकित्सा देते हैं। उष्ण क्योंकि आम का पचन करना है, स्निग्ध, रुक्ष आदि चिकित्सा करने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पे वात पित्त कफ तो दूषित है, लेकिन रक्त की ज्यादा दुष्टि हुई है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इनका हम लोग अगर और ध्यान से देखें, तो रक्त की दुष्टि हो रहा है तो उसमें हमें पहले तो ये देखना पड़ता है कारण से, हेतु क्या है, तो उससे हमें निज हेतु है, तो निज हेतु में संतर्पण जन्य है कि अपतर्पण जन्य। पेशेंट बहुत ज्यादा खा पी के बीमार पड़ रहा है, उल्टा पुल्टा खा के, और ओवर ईटिंग हो रहा है, इसलिए संतर्पण जन्य है कि अपतर्पण जन्य, उसको खाने को नहीं मिल रहा है और वो डिफिशियंसी का शिकार है, और वह जो खा रहे हैं उस टाइम पे उसके वजह से अपतर्पण जन्य रोग है, ये देखना पड़ता है। इसी तरह से अधिष्ठान भेद से व्याधि देखना पड़ता है कि शारीरिक रूप से हेतु है क्या, मतलब और मानस हेतु है क्या, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है क्या, पेशेंट सोचते रह रहा है क्या, वो कारण है क्या, या फिर स्वभाव भेद से व्याधि कैसी है कि सौम्य है कि तीक्ष्ण है। इसी तरह से काल भेद से देखना है कि तरुण व्यक्ति को रक्त के रोग हुआ है, या बूढ़े लोगों को हुआ है, या फिर एक्यूट कंडीशन में है, नया नया रोग हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, ऐसे में देखना पड़ता है। फिर उसमें सामावस्था है क्या या निरामावस्था है, वो हमें देखना पड़ता है। उसके बाद में या आशुकारी है या चिरकारी है,
मतलब तुरंत इमीडिएट चिकित्सा करना जरूरी है, या बहुत लॉन्ग टाइम में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर गतिभेद से ऊर्ध्व है, अध है, तिर्यक है। जैसे ऊर्ध्वक रक्तपित्त है क्या, अधो रक्तपित्त है क्या, या तिर्यक रक्तपित्त है क्या, या गामित्व है तो धातु गामित्व है क्या, अवयव गामित्व है क्या। मतलब कभी कभी मांसगत ज्वर होता है, शिरो रोग होता है, इस तरह से उसका गामित्व किस धातु पे, किस अवयव पे है, वह हमें रक्त के रोगों को देखते हुए हमें देखना चाहिए। इसी तरह से यकृत को हमें देखना है, प्लीहा को देखना है, सिराओं को देखना है, अणवस्थी को देखना है, फिर जिह्वा को देखना है, वृक्कों को देखना है, फिर वृषणों को देखना है, गुद, बस्ती, आंत्र को देखना है, हृदय, फुफ्फुस। ये जितने भी रक्त से बने हुए अवयव है, जैसे रक्त फेन से फुफ्फुस बना है, रक्त और किट्ट से उंडुक बना हुआ है, और जिह्वा है रक्त के कफ और मेद, इन सब से बना हुआ है। तो इस तरह से हमें ये सारे अवयव जो रक्त से बने हैं, उनमें उसका क्या इफेक्ट हुआ है रक्त के खराब होने से, वह हमें हर अवयव का जानकारी लेना चाहिए। उसके बाद में हमें ये देखना है कि रक्त अगर खराब हो गया है, तो दोष विकृत हो गए हैं, तो उसके वजह से संचय, प्रकोप, प्रसर ऐसी अवस्था आ रही है, तो रक्त में विगुणता आ गई है, रक्त के स्थान में कुछ ना कुछ दुष्टि हो गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस हो गया है, प्लीहा वृद्धि हो गई है। तो हमें इस तरह से डायग्नोसिस करते हुए संप्राप्ति को समझते जाना है। अब रक्त दुष्टि के कारण क्या होते हैं, उस पे हम लोग और फोकस करके देखते हैं कि शरद काल में स्वभाववश रक्त के रोग होते हैं। बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स होने लगता है। शरद ऋतु में क्या होता है कि वर्षा ऋतु में जो संचित पित्त है, वो अचानक ही उष्णता बढ़ जाती है। अभी आप लोग देख रहे हैं वातावरण में कितनी गर्मी बढ़ गई है पूरे इंडिया में, बारिश के बाद तुरंत गर्मी बढ़ गई है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो प्रतप्त सूर्य किरणें हैं, वह शरीर पे अफेक्ट कर रही है, और पित्त का प्रकोप हो रहा है, पित्त के प्रकोप की अवस्था है, जो बाह्य संसार में होता है उसका बॉडी पे इफेक्ट होता है। ये नेचुरल है, लेकिन बॉडी पे उसका मतलब विकृत परिणाम पड़ रहा है, जो उष्णता बढ़ गई है अचानक। तो यह पित्त उष्णेन कोपम, उष्ण से रक्त का कोप हो रहा है, पित्त का प्रकोप हो रहा है, तो इससे रक्त को भी प्रकोपित हो रहा है, और आश्रय होने की वजह से रक्तज व्याधियां बहुत सारी अभी आ रही है, या आपके पास अभी पेशेंट आएंगे, उनमें आप लोग देखेंगे तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है कि उनको ब्लीडिंग पाइल्स नहीं था, लेकिन अचानक ही गर्मी बढ़ी और उनको ब्लीडिंग पाइल्स होने लगा। पहले कुछ भी संप्राप्ति नहीं था, और खान पीन में वो लोग मिर्ची पहले भी खाते थे, आज भी खा रहे हैं, लेकिन वड़ा पाव खाने की वजह से या तीखा खाने की वजह से अचानक ही पाइल्स हो गया। ये रक्तज रोग है, रक्त की दुष्टि होने से हो रहा है। इसी तरह से कुछ लोग जो रहते हैं वो पित्त प्रकृति के रहते हैं, उष्ण वातावरण में काम कर रहे हैं, बॉयलर के अटेंडेंट रहते हैं, रेलवे इंजन के ड्राइवर्स रहते हैं, मोटर कार बहुत ज्यादा चलाते हैं, या ट्रक मालिक रहते हैं, ट्रक के ड्राइवर्स रहते हैं, बैठे रहने का काम रहता है, या फिर जो ईंटे की जो भट्टी होती है उधर बहुत काम करते हैं, जो कुम्हार लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बर्तन जो है वो पकाते रहते हैं, या जो बिस्कुट या पाव जो बनता है, जो हम लोग पाव यूज करते हैं महाराष्ट्र में, वड़ा पाव, मिसल पाव, वहां के भट्टी के पास ज्यादा काम करते हैं, या फिर लैपटॉप पे बैठ के जो लोग काम कर रहे हैं, मोबाइल जो देख रहे हैं, यह भी क्षार धर्मिता बढ़ता है, बॉडी में हीट बढ़ाता है। तो यह सब कारण होते हैं जो बॉडी में पित्त का प्रकोप कर देते हैं। पित्त अगर प्रकोपित हुआ, और पित्त और रक्त का आशय आशय संबंध होता है, तो इसके वजह से रक्त की बहुत सारी बीमारी होती है। हम बीमारियों पे बात करेंगे। आप लोग में से मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि ये हमारा चर्चा सत्र है, केवल ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूंगा, आप लोग भी बोलिए। डॉक्टर अनुरिता मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी शरद ऋतु में रक्त के वाले हेतु आपको क्या मिले आसपास? सर, आपने जो बताया वो काफी सारे अच्छे हित को आपने कवर किए। लेकिन वाकई में आजकल जो है बहुत ज्यादा रक्त प्रदूषित व्याधियां, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हर्पीज जो कंडीशन है, या फिर हम जिसे इसमें लेते हैं, जस्ट लेटेस्ट केस में केस थे वो, इतना सीवियर हर्पीज, मतलब कुछ और बाकी का दृष्टि नहीं। लेकिन आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए मैम। नागपुर के एरिया में आपको मालूम है थोड़ा तीखा ज्यादा खाते हैं। देन शिंगदाना करके जो है हमारा मूंगफली, वो उष्ण वीर्यात्मक है। तो वो चीज़ों का इंटेक, और उसके साथ में हमारे जो भी, जैसे बॉम्बे के लाइफस्टाइल में आपको सुबह जो भी है जंक ही खाना पड़ता है, बिकॉज भागा दौड़ी वैसे रहता है, 5 बजे घर छोड़ना है, 7 बजे
निकलना है, तो 9 बजे तक उनका रूटीन शुरू होता है, तो दैट ब्रेकफास्ट डज कंटेन ऑल रक्त प्रदूषण जो व्याधियां निर्माण करने के लिए हेतु है। तो ये सारी चीजें तो रहती, लेकिन मेरे लाइफ में बिकॉज ऑफ क्रिटिकल केसेस, अभी लेटेस्ट इसमें एक सीए विद सीए गॉल ब्लैडर कोलेंजियोमा अलॉन्ग विद मेटास्टेसिस लिवर, इस इसमें वो पेशेंट को अचानक ब्लीडिंग होने लग गया, और यूरिन में तो मुझे लगा लिवर फेलियर में तो शायद कुछ फैक्टर, कोएगुलेशन फैक्टर अल्टर हुआ है, लेकिन यूरिन डायबिटिक नहीं थे, तो जो ब्लड कलर्ड यूरिन है, तो ड्रग्स का स्टडी करने के बाद में पता चला कि जो ब्लड थिनर करके दिया जाता है या फिर लिवर फेलियर में से निकालने के लिए कुछ एंटीबायोटिक एप्सिस है उसका, क्योंकि स्टेंटिंग किया तो एप्सिस हुआ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस थी। नाउ शी इज बैक 21 ग्राम बिलीरुबिन लेवल से, शी इज नाउ एट 4.6 इन हार्डली 6 डेज ऑफ मेडिसिन। तो मतलब आयुर्वेद को जो लोग ये समझते हैं कि इमरजेंसी में नहीं काम करता है, वहां पे सिर्फ वासा अलॉन्ग विद रक्त जो रक्तपाचक घन और उसके साथ में सारी वाद्यास, ये 3 चीजों का मैंने किया, क्योंकि वो ड्रग्स का मुझे पता चला, और एक ड्रग का मैंने पावर कम किया, दूसरा ड्रग बंद किया। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो उसका जो यूरीमिया था, दैट शी केम आउट ऑफ इट। तो ये भी जो कंडीशंस है, मतलब आप हेतु में पक्का डाल, अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के साथ में आयुर्वेदिक दे रहे हैं, तो जैसे हम बाकी के हेतु लेते हैं, तो वैसे वो ड्रग स्टडी, वेदर इट इज इनटू फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक, वेदर इट इज इनटू स्टैटिन या ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मिनी प्रेस वगैरह, ये सारा चीज दिया जाता है, तो आप उसकी स्टडीज में देखिएगा। या तो रस दृष्टि रक्त दृष्टि बहुत आसानी से क्रिएट करते, तो ये थोड़े से मॉडर्न हेतु है। और दूसरा, आजकल बच्चों में जो खाने का हैबिट है, कोल्ड ड्रिंक लेना, फिर नॉनवेज खाना, नॉनवेज के बाद में सोडा लेना, मतलब हम जिसे अभी हमारी जो विषान्न की कंसेप्ट है या फिर विषम आहार की कंसेप्ट है, उस इसमें ये नए हेतु हैं कि जिसमें रक्ताश्रयी पित्त या फिर रक्त धातु, इसकी दृष्टि बहुत आसानी से मिलती है। और ऐसी कंडीशन में आपको हिमेंजियोमा या फिर ओवेरिन जो सिस्ट है, दैट इज चॉकलेट सिस्ट, या फिर ऐसी चीजें आपको मिल जाती जहाँ पे आपको अवरुद्धात्मक संप्राप्ति या अवरुद्धवात, ये कंसेप्ट में भी कन्वर्ट होता है। दैट आई फील दैट यू शुड टेक कंसिडर इनटू व्हाइल टेकिंग केसेस। जी, आपने जो बताया बहुत सही बताया। अभी हम थोड़ा हेतु पे बात करते हैं। तो जो काल होता है, शरद काल स्वभावज, शरद काल में होता ही है, रक्त की बीमारियां होती ही हैं, वो काल के वजह से होता है। एक दूसरा क्या है कि पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति ने अगर उष्ण वातावरण में काम किया, तो उसका जो स्थान है, उसकी वजह से वो हेतु होता है। जैसे बॉयलर के पास काम कर रहा है, गर्म गर्म वातावरण में, उसका प्रोफेशनल जो हेतु है, उसकी वजह से रक्त का दुष्टि होता है, रक्त की बीमारियां होती है। अब क्या क्या बीमारी होती है वो हम और डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा आहारज देखते हैं हेतु। खाने पीने में क्या गड़बड़ होती है, और ये चर्चा होना चाहिए अपने वैद्य लोगों के बीच में। जितना चर्चा होगा उतना हम जब पेशेंट देखेंगे, तो हम लोग उनको एनालिसिस करते हैं ना, तो दिमाग में सब बातें याद आती है। ये लेक्चर में जो चर्चा हुआ है वो, तो आहार में अगर देखेंगे, तो बहुत ज्यादा जैसे लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा नमक होता है, बहुत ज्यादा मसाले होते हैं, बहुत ज्यादा क्षार होता है, सोडा वगैरह डाला हुआ रहता है, या बहुत खट्टी चीजें खाते हैं, विनेगार या टोमेटो सॉस या अचार, अचार बहुत ज्यादा खाया जाता है, चिली सॉस या अलग अलग तरह के अचार, मिर्ची का अचार वगैरह बहुत ज्यादा खाया जाता है। और अभी शरद ऋतु है, तब भी उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा, और वो खाया ही जा रहा है, क्योंकि खाने में वो आ गया है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा तीखा खाना, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, वो भी कब? शरद ऋतु में। उसी तरह से अगर लोग मद्य पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और खराब शराब पी रहे हैं, तीक्ष्ण और उष्ण शराब पी रहे हैं, पानी डाल के नहीं पी रहे हैं, या दही का जो खट्टा दही का सेवन ज्यादा करना, उसी तरह से सूरा का सेवन ज्यादा करना, और तिल तेल ज्यादा खाना खाने में। इसी तरह से कुल्थी का सेवन, हुलगा जो बोलते हैं महाराष्ट्र में, कुल्थी का सेवन ज्यादा खाना, उड़ीद ज्यादा खाना, जो चौड़ी रहती है साग, वो ज्यादा खाना, फिर मूली का सेवन ज्यादा खाना, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, आयुर्वेद उसको निषेध करता है कि कम खाना चाहिए, लेकिन जो लोग ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहे हैं, जैसे कि मतलब पालक है, मेथी है, ये ज्यादा खाना शरद ऋतु में, रोज सुबह दोपहर शाम बहुत ज्यादा पत्ते वाली सब्जियां खा रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल।
फिर उसके बाद में जो कोशिम्बीर बनाया जाता है, जैसे धनिया का पत्ता, दही और उसमें खीरा वगैरह डाल के और तीखा बना के खाया जा रहा है कोशिम्बीर, वह भी बहुत ज्यादा पित्त का प्रकोप करता है। इसी तरह से जलचर प्राणियों का मांस का भक्षण करना बहुत मसाले डाल के, जो सी फूड वगैरह खाया जाता है, मछली ज्यादा खाया जाता है, या फिर जो लोग आंध्र प्रदेश में प्राणी है उनका मांस भक्षण ज्यादा गरम मसाले डाल के नॉनवेज खाना, यह भी बहुत ज्यादा पित्त का प्रकोप करता है। फिर विरुद्ध अन्न का सेवन करना, दूध और रोटी, दूध और चपाती जिसमें नमक है उसका सेवन ज्यादा करना, विदाही अन्न का सेवन करना, जैसे कि पानी पूरी खाने गए, गोलगप्पे खाने गए, उसमें बहुत तीखा है बहुत ज्यादा। और आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के रील्स में भी कि लोग बहुत ज्यादा लाल मिर्ची पाउडर डाल के खिला रहे हैं, गोलगप्पों का पानी में बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हैं पानी पूरी में। तो ये विदाह विदाह उत्पन्न करता है। या एक ही तेल में, जला हुआ तेल में बार बार पकोड़े समोसे बना के और लोगों को खिलाया जा रहा है, वो सड़ा हुआ जला हुआ जो तेल है वह शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो वह अगर थोड़ा भी इंसान खाता है, एक समोसा ही खा रहा है तो विदाह करता है। तो उसके लिए एलोपैथी डॉक्टर इनो देते हैं, या टीवी में भी आता है कि इनो ले लो, उसको दबा दिया जाता है, लेकिन वो पित्त तो नहीं शुद्धि हो रही है, बॉडी में पित्त तो संचय ही हो रहा है। या सड़ा हुआ या फर्मेंटेड चीजें खाना, या फिर आजकल ये प्रथा हो गई, जो नई नई बायोटेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो फ्रेश खाना नहीं होता है। मतलब लोग क्या करते हैं, खाना बना देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, डीप फ्रीजर में रख देते हैं और उसको फिर गर्म करके खाते हैं। कोई भी खाना अगर हम लोग फिर से गर्म करके खा रहे हैं तो यह भी पित्त का और रक्त का खराबी करता है। इसी तरह से अजीर्ण है, खाना पचा नहीं है तब भी खाना खा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है, लोग क्या बोलेंगे कि खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब खाने के बाद फिर खा लेना, पचन का ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इसी तरह से अगर लिक्विड फॉर्म में और स्निग्ध पदार्थ ज्यादा खाना, तेल वाला चीज और लिक्विड चीजें ज्यादा खाना, जैसे कि सूप है, जूस है, ज्यादा मात्रा में खाना, तो पित्त का द्रवता जो है वो बढ़ जाता है और उससे बीमारी होती है। स्निग्ध में तेल, ऑयली, डीप ऑयली फ्राइड, ये बहुत चीजें ज्यादा खाना, तो पकोड़े वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, तीखा चटनी के साथ खाओ। अभी ये शरद ऋतु है, इसमें नहीं बोला है हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने। या बहुत ज्यादा गुस्सा करना, गुस्से में ही रहना कंटिन्यू। इसी तरह से धूप में काम करना, अभी जो सीजन है उसमें सिर ढक के ही चलना चाहिए, यह अभी बहुत पित्त प्रकोप का काल है। पित्त, अभी ग्रीष्म ऋतु में भी गर्मी रहती है, लेकिन उसमें जो रहता है पित्त का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है बॉडी में, वहां पे वात का संचय होता है, वात का प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है। लेकिन ये जो सीजन है इसमें पित्त संचय पहले हो चुका है, मतलब वो संप्राप्ति हो चुकी है, आगे की अवस्था जो है वो पित्त प्रकोप का है। तो उसमें अगर धूप में काम कर रहे हैं और बिना कैप लगा के, बिना सर ढके काम कर रहे हैं, या फिर बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, सुबह भी काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं, रात को सो नहीं रहे, या फिर शरीर पे आघात हो गया है, या फिर उल्टी का वेग आया है और उसको एंटी एमेटिक ड्रग से रोका जा रहा है ना, तो उल्टी का वेग रोकना यह भी रक्त की दुष्टि करता है। या अग्नि के पास काम करना, अभी माताएं बहनें भी जो किचन में ज्यादा काम कर रही हैं, जहाँ पे मतलब गैस चूल्हा बहुत ज्यादा है और वहां पे काम ज्यादा कर रहे हैं खड़े होके, तो वह भी एक कारण होता है। इसी तरह से आगंतुक कारण भी होते हैं। पहले आप लोग कुछ बताइए, रक्त दुष्टि के हेतु में आप लोग का क्या मत है? डॉक्टर कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपको क्या हेतु मिला? प्रणाम सर। हाँ सर जी। आपने सही बोला बिल्कुल। अभी शरद ऋतु में मेरे पास भी पेशेंट आए हैं। अभी एक दो तीन वीक से तो मुझे ऐसे ही पेशेंट मिल रहे हैं। जो पेशेंट उसको पाइल्स था पहले से ही, पर उसे अभी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ सर। मतलब वो रक्तज आर्श करके ही आया था। और एक फीमेल पेशेंट है जो कि नागपुर में है। नागपुर में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो उसे ना लास्ट ईयर स्ट्रोक हुआ था। छोटी बच्ची है एक्चुअली वो, मतलब 19 भी नहीं होगी, वो 17 ही होगी, 17 एज की। तो उसे स्ट्रोक आने का मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली थी, एक्चुअली मेरी फैमिली रिलेटिव ही है वो। तो उसकी हिस्ट्री जब मैंने ली थी तो मैंने जैसे कि उसका पित्त प्रकृति है और उसके खाने पीने में बिल्कुल चाइनीज आइटम बहुत ज्यादा थे। गुस्सा करना बहुत ज्यादा था। पीरियड्स उसकी इरेग्युलर आते थे, तो उसे कोई हॉर्मोन्स दिया गया था। पर वो जो स्ट्रोक आया था तो उन लोगों ने वो हॉर्मोन्स देना एक ही वो रीजन पकड़ के उसको
ट्रीट किया था सर, तो उसका स्ट्रोक तो वो स्ट्रोक में से तो पूरी नॉर्मल होके आई वो। अभी 3 महीने से उसकी सब मेडिसिन भी बंद हो गई, और उसका वो रिकैनल भी हो गया वहां पे, जहाँ पे जो आर्टरीज बर्स्ट हुई थी वो पूरी नॉर्मल हो गई। पर अभी ना उसको 4 महीने से हेडेक की कंप्लेंट रह रही जहाँ वहाँ जो वही साइट में। तो उनको अभी ना माइग्रेन करके ट्रीट कर रहे हैं, तो मैंने तो उसको पित्त शिरशूल करके ही उसको ट्रीट करना स्टार्ट किया। और उसकी बिल्कुल यही मंथ में उसके सब सिम्टम्स एग्रीवेट होके आए हैं। तो उसका पूरा मैंने लास्ट भी बोला था कि ये सब डाइट में से हटा दो, जितनी भी पित्तवर्धक आहार उसका चल रहा था, गुस्सा करना चल रहा था, पर उसने सुना नहीं। अभी इस बार भी मैंने बहुत अच्छे से काउंसलिंग किया, अभी देखते हैं सर उसका रिजल्ट कैसे आता है। पर ऐसे पेशेंट आ रहे हैं सर, और एक अम्लपित्त का पेशेंट है कि जो मैं अच्छे से उसको ट्रीट कर रही हूँ, उसको बिल्कुल काफी अच्छे नॉर्मल हो गए थे उसके सिम्टम्स पूरे। पर उसके सिम्टम्स ये मंथ में पूरे एग्रीवेट हो गया है, क्योंकि मसालेदार खाना चल रहा है, नॉनवेज चल रहा है, वहाँ इडली डोसा। इन लोगों को लगता है इडली डोसा बहुत ही हेल्दी है, पर वो कभी कभी बोलते हैं दही डाल के बना दे इंस्टेंट वाला, तो वो वैसे खा लेते हैं, या फिर कभी कभी जैसे सोक करके खा खा बना के उड़द की दाल के साथ वो फिर खाते हैं। तो उनको लगता है कि इससे कुछ नहीं होता है, बल्कि ये हेल्दी है। पर उससे भी पित्त बढ़ता है। एक तो साउथ इंडियन पेशेंट आ रहा है मेरे पास, तो उसको मैंने समझाया कि आपका जो देश है, जो देश है वो, वहां पे आप कितना भी इडली डोसा खाओ आपको कुछ नहीं होगा। पर ये अनूप देश है, और आप इसमें ये सब चीजें खा रहे हो यहाँ पे, तो आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ के ही आएगी। और एक पेशेंट आ रही है कि उसको तो मतलब इतना जलन है पेट में, गले से लेके सब, मतलब पूरा हाथों पैरों में पूरा जलन है। अभी उसको मैंने 2 दिन पहले ही वीरेशन दिया था। तो विरेचन, आपकी विरेचन वटी से मैंने उसका विरेचन किया। उसको ना 3-4 दिन में ही काफी अच्छा लगना स्टार्ट हो गया, उसको जितना मतलब बर्निंग। और वो विकृत पित्त होने की वजह से ना उसको भूख इतनी, हर 1 घंटे में 2 घंटे में उसको भूख लग रही थी। और दो घंटे में 2 घंटे में हर बार क्या पकाएंगे खाने के लिए ना, तो बिस्किट खा लिया, फिर कुरमुरा ले लिया, फिर कभी जो भी चीज पड़ी है घर में वो खाना। वो उसकी वजह से उसका पित्त अभी काफी एग्रीवेट हो चुका था। पर अभी वो विरेचन करने के बाद काफी अच्छे से सेटल हुआ है। तो वो पेशेंट अभी 5 ही दिन हुए हैं विरेचन करके। और उसको मैं मोस्टली जैसे कामदुदा, प्रवाल पंचामृत वगैरह, मोती पिष्टी है, तो गुलकंद है, और नारियल का बर्फी बना के, जो गीला नारियल होता है उसका बर्फी बना के खाने के लिए बोलती हूँ। तो इन चीजों से भी हम बहुत अच्छे से फायदा दे सकते हैं। स्किन वाले भी पेशेंट आ रहे हैं सर, बहुत मतलब बिल्कुल जैसे जैसे हमारे संहिता में बताया गया है कि जो जो ऋतु में हमारा जो आहार विहार है उस तरीके से हमारा नहीं जाता है। तो जैसे जो दोष होते हैं वो एग्रीवेटिंग स्टेज में रहते हैं, मतलब यहाँ पे हमको प्रकोप मिलता ही है। हर एक ऋतु का जो बताया गया है, वर्षा ऋतु में जैसे कि वात का पित्त का संचय होगा, फिर वो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हमें मिलते ही है सर पेशेंट से। जी सर। और क्या है कि हमारे ग्रंथों में जो ऋतु परिचर्या बताई है, हर सीजन में खाना पीना, रहन सहन, ये सब बदलना चाहिए। अगर और आपने आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग को ही वो भूल गए, पढ़े थे, वो लोग खुद ही फॉलो नहीं करते, वो क्या सिखाएंगे? तो ये सबसे गलत है। इस अपने ग्रंथों को फिर से खोलने की जरूरत है, अपने लोगों को बताने की जरूरत है, और डिस्कस होने की जरूरत है कि शरद ऋतुचर्या में क्या क्या करना है। हम लोग कल इस पे चर्चा करेंगे, और ये रक्त धातु पे अभी बहुत लंबा भी चलेगा, रोज रोज हम बात करेंगे। मुझे ये बताना है कि अभी शरद ऋतु आ गया है, तो इसके वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, और केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को ही पता है कि क्यों बीमारियां हो रही है पित्त के। अभी पेशेंट आ रहे हैं कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, सिर में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, हाथ पैरों के तलवे जल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो एलोपैथी के डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, महान डॉक्टर हैं, लेकिन वो हेतु नहीं बता सकते हैं। और आयुर्वेद के चिकित्सक ही हेतु बता सकते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। पित्त का प्रकोप होता है तो हमारा ऋतुचर्या चेंज होना चाहिए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं, आवाज कट रही है। अच्छा, ठीक है। तो मैं फिर और एक कारण बताता हूँ कि कुछ आगंतुक कारण भी है। अभी मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, महेंद्र सर, महेंद्र सर, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर महेंद्र सर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज?
हाँ सर, आपने आपने बता दिया, कंचन मैम ने बता दिया, इस तरह के पेशेंट ही निकल रहे हैं। और क्योंकि उसका जो कारण है वो सारे कारण वही है, क्योंकि एक तो अपने शरीर में ऑलरेडी पित्त का प्रकोप है, और साथ में वो पित्त प्रकोप आहार करें वो और ज्यादा ज्यादा बढ़ के वो पेशेंट की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हैं। एसिडिटी के पेशेंट हैं, और इस अपने स्किन डिजीज की पेशेंट हैं, हाथ पैरों में जलन की पेशेंट है, और एक यूरिन के भी हैं, और पाइल्स पाइल्स के भी उनको पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ये सारे पेशेंट अपने हिसाब इसके ऋतु के हिसाब से वो बढ़ रहे हैं, उनकी ज्यादा दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है। जो खाने पीने को वो पहले भी खाते थे, अब भी खा रहे हैं, लेकिन उससे ऋतु के हिसाब से वो ज्यादा प्रकोप हो रहा है उसका। जी, आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक ही इतना सूर्य का गर्मी बढ़ गया है अभी। मतलब इतना ज्यादा हीट हो रहा है ना, इतना ज्यादा, जिसको हम अक्टूबर हीट बोलते हैं, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है पूरे भारत में। और उस समय भी ज्यादा तीखा खा रहे हैं, तो ये तकलीफ दे रहे हैं बहुत। अब इसका निज हेतु तो ये हो गया, खाना पीना, आहार विहार। कुछ काम, कुछ चीजें शरीर में ऐसी होती है जो आगंतुक कारण होती है। जैसे कि जो शरीर का रोग करने वाले जो जंतु हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वह शरीर में जाते हैं, और वो शरीर के अलग अलग रास्तों से जाते हैं। ब्रीदिंग के थ्रू जा रहे हैं, खाने के थ्रू जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, और रक्त की दुष्टि कर रहे हैं। और अभी आजकल क्या हो गया है कि लोग को, जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, यहाँ पे लोग को चिकनगुनिया का वो फैला हुआ है। जितने हॉस्पिटल है ना, सब भरे हुए हैं, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ऐसे बुखार आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को। लेकिन ये बुखार जो है वो पित्त ज्वर है, शरद ऋतु वाला पित्त ज्वर है। लेकिन डायग्नोस जो हुआ जा रहा है ब्लड टेस्ट के हिसाब से, चिकनगुनिया का फीवर है। तो उसका भी अगर आगंतुक कारण है, तो आगंतुक कारण के वजह से भी बॉडी में रक्त की दुष्टि होती है, जिसको हम लोग भूताभिसंगोत विषम ज्वर ऐसे बोलते हैं। और ये विषम ज्वर कैसा आ रहा है, कभी ठंडी बज के आ रहा है, कभी गर्मी लेके आ रहा है, कभी एक दिन में 24 घंटे में एक बार आता है, कभी 2 बार आता है। ये जो आगंतुक कारण है, ये कारण होता है। दूसरा, अभिघात की वजह से कहीं चोट वगैरह लग गया, तो वात और पित्त का प्रकोप होता है। वात पित्त के प्रकोप से रक्त की दुष्टि होती है। और अभिघात जन्य व्रण अगर हो जाता है, तो वह स्थान दोषों से और रक्त से दुष्ट हो जाता है। ये एक आगंतुक कारण है। दूसरा, क्रोध। अभी ऐसे कारण हो रहे हैं, लोगों के लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, तो गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है लोगों को। शॉर्ट टेम्पर लोग हो रहे हैं, और गुस्सा कभी कभी वो मन में ही दबा के रखते हैं, निकालते नहीं है। उसके वजह से क्या होता है कि पित्त बढ़ जा रहा है, और रक्त के स्थान में जाके रक्त को प्रकुपित करके, रक्त को खराब करके, प्रदूषित करके, और रक्त की बीमारियां बनाना। तो क्रोध भी एक कारण है। फिर विष, ओज विपरीत गुण वाले जितने भी विष हैं जो केमिकल रूप से हमारे शरीर में जा रहे हैं, इस पे अनुरिता मैम बताएंगी। परफ्यूम के रूप में जा रहा है, डिओड्रेंट के रूप में जा रहा है, कॉस्मेटिक के रूप में जा रहा है, खाने पीने में जो प्लास्टिक की चीजें हम लोग खा रहे हैं, कृत्रिम चीजें, वो सब के रूप में विष जा रहा है। यह भी रक्त की दुष्टि करने का एक हेतु होता है। फिर वायु के वजह से वायु प्रकोपित हो रही है, विष युक्त वायु जो है वह अभी, क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। और हम लोग जिस जहां पे हम लोग रह रहे हैं, आना जाना रहना, ये सब जो कर रहे हैं, तो वो विष युक्त वायु का संक्रमण हो रहा है हमारी बॉडी में। उसके वजह से भी रक्त की दुष्टि होती है। इसी तरह से अग्नि भी कारण है, कि अग्नि का संपर्क अगर ज्यादा होता है किसी भी कारण से, तो वह रक्त का क्षय करता है, पित्त का प्रकोप करता है। तो जैसे अग्नि का, अग्नि दग्ध जैसा हो गया, व्रण हो गया वगैरह, वो हो गया। अभी मेरे पास एक पेशेंट है, उसका पैर जो है वो साइलेंसर से लग गया, बाइक के साइलेंसर से लग गया, तो उसको ऐसे बर्निंग जैसा हो गया। और उसको बॉडी में रक्त की खराबी के सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसे विसर्प हो गया, और रक्त पित्त जैसा सारा सिम्टम्स हो रहा है। तो ये अग्नि दग्ध, यह भी एक कारण होता है। इस पर और किसी को कुछ बोलना है, बोलिए। शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, शरद ऋतु और रक्त प्रकोप, इसका कोई आपको कहना है तो कहिए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, कुछ बोलिए आप। बोलिए गुड बोलिए इवनिंग मैम। सर। शरद ऋतु तो इट सेल्फ ही है, इसीलिए इसमें आप देखते हैं कि जो भी पित्तवर्धक चीजें होती हैं वो नहीं खानी पीनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर शरद ऋतु में अदरक का निषेध किया हुआ है।
ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, और जिनको भी दाह के मरीज रहते हैं। और अभी मेरी पेशेंट आई थी, वो भी मेरे को इस तरह की कंप्लेन कर रही थी। हालांकि डाइट में उनके कुछ ऐसा नहीं था, नहीं मेडिसिन में। तो इटसेल्फ क्या है कि इस मौसम में हो रहा है, धूप जो निकल रही है खास करके इधर जिस रीजन में हम है वहां पर काफी बढ़िया धूप निकल रही है। मतलब उस धूप में इंटेंसिटी है, टेम्परेचर भले 30 डिग्री शो हो रहा है। तो उस धूप की वजह से अगर हम धूप का सेवन अच्छे टाइम तक कर लेते हैं या बाहर निकलते हैं तो आती है तकलीफ। और वैसे भी मतलब बहुत बढ़िया नहीं है, अभी अग्नि बहुत अच्छी तो प्रज्वलित रहती नहीं है। और लोग खा पी रहे भी रहे हैं काफी भारी भारी चीजें, और जंक फूड वगैरह जितना खाते हैं या जितनी भारी चीजें खाते हैं, जो मिर्ची मसाला कटु चीजें खाते हैं, वो सारा पित्त प्रकोपक होता है। तो ऋतु का भी है, शरद ऋतु का इटसेल्फ पित्त प्रकोप होता ही होता है। और साथ में हमारे आहार विहार का भी है। तो आहार में भी लोगों के खान पान वैसे हैं, बिहार में रात्रि जागरण है तो वात पित्त का प्रकोप है। तो इस तरह के कंप्लेन तो सर लोग कर ही रहे हैं। जिनसे भी बोलेंगे वो बोलेंगे हाँ एसिडिटी हो रही है, इस तरह की तकलीफ हो रही है। और जी कुछ सर। पेशेंट तो ऐसे हैं जो ना मिर्ची भून के और तेल में भुना हुआ मिर्ची वो खाते हैं। कितना मतलब डेंजरस है अभी मिर्ची भुना हाँ हुआ सर। खाना। हाँ कुछ लोग वैसे भी खाते हैं, कई सारे लोग का पता नहीं चलता है। जैसे अभी मैंने एक पेशेंट की केस टेकिंग करना शुरू किया, तो 20 साल से स्किन डिसीज थी, तो कोई खास हेतु तो नहीं मिला था। तो बाद में पता चला अचार खाने के शौकीन हैं। तो ये चीजें हैं, हालांकि अभी उनकी और भी हेतु निकालेंगे। पर इस तरह की चीजें रहती हैं, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा अचार खाते हैं उनके साथ में होता है सर। या जो लोग सॉसेस वगैरह खाते हैं, उनको मैंने देखा वो मतलब खाने में आप पूछेंगे इस चीजें पूछ नहीं पाता इंसान, बट वो मतलब हर टाइम खाते होते हैं या सॉस या अचार कुछ ना कुछ खाएंगे। तो उनको हमेशा यूटीआई का मतलब हल्का सा तकलीफ बनी रहेगा, पूरे बदन में जलन होती रहेगी। उनका तो लगभग साल भर ही ऐसे लोगों का पित्त प्रकोप रहता है। और जब इस ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु आती है तब उनको और ज्यादा तकलीफ होती है। तो वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या तकलीफ है, और ये नहीं सोचते कि हम ये जो सॉसेस खा रहे हैं या जो हम अचार खा रहे हैं ये उसकी वजह है। तो जी ये सर। चीजें जरूर। बताई नहीं जाती है ना। अम्ल रस, लवण रस और कटु रस का अति सेवन। अम्ल रस, कटु रस और लवण रस, इसका अति सेवन जो है, और खासकर शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप करता है। नमकीन चीजें भी बंद करनी चाहिए अभी अभी के सीजन में खाने के लिए। वेफर्स और चिप्स और कुरकुरे, तली हुई चीजें, ये सब नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अभी प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। तनिका मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, फेस पे भी उनको एक्ने वगैरह बढ़ रहा है, पित्त का प्रकोप हो रहा है, तो कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? अनुरिता मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? कुछ हेतु में आपको और मिल रहा है? एलोपैथी के मेडिसिन का साइड इफेक्ट जो होता है, ज्यादा हायर एंटीबायोटिक खा रहे हैं उसके वजह से भी पित्त का प्रकोप होता है। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज आप लोग। हाँ, जितेंद्र कुमार जी बोलिए प्लीज। सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर, बोलिए। प्रणाम। प्रणाम सर। सर ये पित्त के बारे में जो बताया गया है कि पित्तम पुतिम द्रवम स्निग्धम नीलम पित्तम तथैव च उष्णम कटु रसम चैव विदग्धम चाम्लमेव च। अर्थात सर इस शरत काल में जो आप भी बताया बहुत सुंदर से, जो अम्ल, कटु और वो लवण युक्त खाद्य ज्यादा खाते हैं उसको पित्त प्रकोप होकर ये सब व्याधि उत्पन्न करता है। सर शरत ऋतु में भी भगवान सुंदर सुंदर जो हमारा जो धरती को सजाया है, रात को जो चंद्रमा से जो किरण आता है ना, तो बहुत बहुत अच्छा और सीधा आकर भूमि पर पड़ता है, क्योंकि आकाश में जो धूलिकणा होता है वो नहीं होता है, ज्यादा डस्ट नहीं होता है। तो थोड़ा मेरा जो मत है, थोड़ा चंद्र का भी स्नान कर लेना चाहिए। और सरोवर में ज्यादा भी कमल और कुमुद का पुष्प भी आता है, उसे भी हमारा जो लिखा है ग्रंथों में, उसे भी थोड़ा माला बनाकर भी पहनने से भी वो प्रैक्टिकल सारे नहीं हो सकता, लेकिन करना चाहिए हम सब वैद्य को भी, पित्त का प्रकोप भी कम हो सकता है सर। यही सर मेरा मत है हाँ, सर। अभी मेरे को एक डॉक्टर ने ऐसे ही कहा कि हमें इतना ज्यादा पित्त का प्रकोप हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि अभी जब तक गर्मी है आप खाने में गुलकंद खाइए, है ना, गुलकंद खाइए, गुलाब का जो गुलकंद होता है वो खाइए। आंवले का मुरब्बा खाइए, या आंवला भी आने वाले मार्केट में, तो उसका आंवले का कुछ भी बना के आंवला मुरब्बा। और दाड़िम, अनार का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए। तो ये पित्त का शमन करता है, पित्त शामक द्रव्य है। अम्ल रस होके भी ये पित्त का शमन करता है। तो खाने पीने में ये चेंजेस करा है। दूसरा, दूध का सेवन करें। अभी कल या परसों कोजागरी पूर्णिमा है, तो वो खीर का सेवन किया जाता है।
तो मतलब चंद्रमा के सामने बैठ के उस पर भी मैं एक लेक्चर लूंगा कि कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा में दूध का सेवन, वो भी चंद्रमा में ही पकाना है, रात को ऊपर ही पकाना है, उसको कुछ देर रखना है, उसमें शीतलता आएगी और उसका सेवन करना। अनुरिता मैम आप बोलिए कुछ इस टॉपिक पे। बोलिए बोलिए अनुरिता मैडम, आपने शरद पूर्णिमा में दूध का, कोजागरी पूर्णिमा में खाया है क्या, सेवन किया है? हाँ सर, एक्चुअली घर में रहते तो हमारा ये पर्व ही रहता है। जैसे मेरी अभी पूरी नवरात्रि थी, तो नवरात्रि के इसमें जब हम कोजागरी का व्रत रख के फिर छोड़ना होता है, तो रात के 12 बजे तक वो जो चांद है वो देख के वो जो रहता है, तो एक्चुअली उसका हम करते हैं सर, उस सेवन वगैरह। हाँ अभी आ रहे, कल या परसों है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, अ, जिसको हम कल है ना कोजागरी सर? पूर्णिमा। कल है। कल है कल हाँ। है कल। हाँ हम्म। तो अभी चंद्रमा में बैठना चाहिए, चंद्रमा का जितना हम शीतल रश्मियां लेंगे, शीतलता है। शीतलता हाँ। आएगा, उतना पित्त का शमन होता है। तो हम्म। अभी ये जब रहता है ना कि रोग के जब थोड़ा थोड़ा लक्षण शुरू होने लगते हैं, तो क्या क्या होता है, पूर्व रूपावस्था हम्म। होती है, तो हाथ पैरों में जलन होती है, आंखों में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, पेट में जलन होती है, यूरिन में जलन होती है, मतलब बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, पसीने में स्मेल बहुत ज्यादा आता है, और थोड़ा भी मेहनत करने से आंखें लाल हो जाती है, या रात्रि जागरण हो गया आंखें लाल हो जाती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, मुंह से ऐसे लगता है जैसे धुआं निकल रहा है, इतना हीट होता है बॉडी में। अब ये प्रकुपित रक्त है वो सिराओं से अगर पसरने लगता है पूरे बॉडी में, तो प्लीहा की अगर तरफ जाएगा, स्प्लीन की तरफ जाएगा, तो उसके वजह, या त्वचा की तरफ जाएगा, आंखों की तरफ जाएगा, पित्त स्थान, तो पित्त जो है उसको ना पचाने का कोशिश करता है, तो ये अपक्व पित्त भी बहुत ज्यादा बनने लगता है बॉडी में, पका हुआ पित्त नहीं है, अपक्व पित्त है। इसकी वजह से क्या होता है, पूरे बॉडी में एक अलग तरह का बर्निंग सेंसेशन होता है। तो लोग क्या करते हैं कि ठंडा ठंडा शरबत पियेंगे बहुत ज्यादा, या फ्रिज से निकाला हुआ बहुत ज्यादा ये पानी पियेंगे, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स या चिल्ड वाटर पियेंगे कि बर्निंग कम हो, लेकिन ये अग्नि मंद करता है, और ज्यादा द्रव गुण और शीत गुण वाला चीज भी नुकसान करेगा, कि वो पित्त का, एक तो अग्निमंद भी करेगा, और ये पित्त की द्रवता बढ़ा देता है, सांबता भी बढ़ा देता है। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। यह भी हमें हेतु में निकालना है कि ज्यादा लिक्विड भी नहीं लेना है हमें, थोड़ा लिया है शरबत ठीक है, रूह अफ़ज़ा पिया, ये सब लिया ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारे अवयव में, आंखों में, होठों में, कान में ऐसे जलन जैसे फील होने लगती है, सभी इंद्रियों में जो सेंस ऑर्गन्स है वहां पे। तो इसमें अगर विरेचन ले लिया, तो पूर्व रूप जो है वह कम हो जाते हैं। विरेचन के लिए हम लोग त्रिवित लेहम लेते हैं, या एरंड तेल, एरंड हरित की, आरक बदादी कषाय, या फिर इच्छा विधि रस, फिर त्रिफला का चूर्ण ले लिया, सुख सारक चूर्ण ले लिया, ऐसे बहुत सारे जो है, अविपत्तिकर चूर्ण ले लिया। और खाने में हम लोग सुचेकर रस, लघु सुचेकर रस, गैरिक भस्म, फिर या फिर हम लोग कामदुधा रस, या प्रवाल पंचामृत, या ऐसे शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, ऐसे बहुत सारे असंख्य दवाइयां हैं। ये अगर हम लोगों ने ले लिया तो बर्निंग कम हो जाता है। दवाइयों पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग, और एक तो हमें ये देखना है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको हमें बहुत ही अच्छे से रखना है, कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, लेट तक सोना और लेट तक उठना, यह आयुर्वेद को मान्य नहीं है। दिनचर्या को अच्छा करना है। दूसरा क्या है कि अगर रूपावस्था आती है, मतलब मेन व्याधि हो जाता है, व्यक्ति की अवस्था आती है, व्याधि व्यक्त होने लगता है, तो ये जो बर्निंग सेंसेशन है, पूरे बॉडी में रेडनेस है, आंखों में रेडनेस है, ये और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। पित्त प्रकोप होने के वजह से क्या होता है कि पूरा बॉडी में, मुंह में छाले पड़ेंगे, गुद भाग में छाले पड़ेंगे, मेंसेस जो आएगा वो बहुत बर्निंग वाला आएगा, वहां छाले पड़ने लगेंगे, है ना, योनि दाह होने लगेगा, योनि शूल होने लगेगा, ऐसे बर्निंग बहुत ज्यादा होने लगता है। तो इसमें आयुर्वेद में मुखपाक व्याधि जब हो रही है, शिरोरुजा, हेडेक, ये सबसे खतरनाक है। एक मेरे को एक डॉक्टर ने फोन किया कि सर मुझे इतना ज्यादा हेडेक हो रहा है अभी आजकल, कुछ ना करके भी बर्निंग हो रहा है और हेडेक हो रहा है, और एलोपैथी का इलाज किया लेकिन हो ही नहीं रहा ठीक, इतना ज्यादा हेडेक हो रहा है। तो ये पित्त प्रकोप के सारे सिम्टम्स है, पित्त शिरशूल। तो इसमें हम लोग को रक्त मोक्षण करना, यह एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। रक्त मोक्षण, थोड़ा सा दूषित रक्त निकाल देना, और अनुपचय है कि जागरण नहीं करने देना है, धूप में नहीं, क्रोध नहीं करना है बिल्कुल भी, विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है। शरद ऋतु में ये सब चीजें बढ़ जाती है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अनुरिता मैम आप कुछ बोलिए।
कुछ बोलना चाहती है आप मैम? माइग्रेन के पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा? हाँ, ये आईफोन जी कौन है? आईफोन जी सर सर आप नमस्कार, प्रणाम सर। आप कौन बोल रही है? सर मैं डॉक्टर चंपा सोनी राजस्थान से मैंने फोन किया था सर आज आपको। अच्छा अच्छा, आपने, हाँ हाँ, हाँ मुझे हाँ। पित्त आप एक बार शिरोशूल अपना की अभी। सिम्टम बताइए मैम। हाँ हाँ बताइए। सर, मैं बताती हूँ। मेरे को सर अभी पिछले 15 दिन से बहुत ज्यादा सीवियर मतलब शिरोशूल हो रहा था। सर ऐसे लग रहा था सर जैसे फट रहा हो, बिल्कुल ऐसे प्रेशर के साथ। और जलन भी हो रही थी नाक में। जैसे सर जो आपने जो भी सिम्टम बताए वो सारे ही उजागर हो रहे थे। तो फिर मैंने आपसे बात की। आपने जो बताया सर उसमें गुलकंद, दाड़िम, ये सब आज मैंने पूरा दिन यही खाया। और आंवले का मुरब्बा, तो मेरे सिम्टम काफी रिड्यूस हुए हैं बिना कोई सर इस मेडिसिन सिम्टम लिए। पे मैं सारी बात जैसे यूज करती हूँ। हाँ, सारे बात जैसा ठीक है। हाँ हाँ, तो चंपा मैम, आपको जो हाँ। हेडेक हो रहा था वो क्या हो रहा था? मतलब बर्निंग हो रहा, क्या हो रहा था, बताइए सबको। ऐसे लग रहा था जैसे सर पे कोई बहुत बड़े बड़े ऐसे सर को पत्थर मार रहा, बिल्कुल ना रात को नींद आ रही है सर, इतना सीवियर हेडेक हो रहा था। और बिल्कुल कान के पीछे से स्टार्ट होके और जो अपना ऊपर का टेम्पोरल रीजन होता है वहां पूरे में। और आईज पे भी ऐसे सब प्रेशर आ रहा था और सर पे हाथ लगा और बिल्कुल जलने जैसा ऐसे बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन। तो सर वो पित्तज के पूरे सिम्टम थे टोटली तो सारे। आप जो और मेडिसिन ले रही थी वो उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा था, तो लेकिन क्या नहीं ले रही थी दवाई, वो भी बताइए सबको। सर, क्या ले रही? मैं एलो स्टार्टिंग में मेरे से मैंने जब लिया उस समय सिंपल पेन किलर ले ली तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने आयुर्वेद का ही जैसे आम की रसायन और गोक्षुर चूर्ण का पाउडर लिया और अविपत्ति कर लिया। तो उससे मेरे को 2 दिन अच्छा लगा कि हाँ अभी, लेकिन फिर वापस से वही वापस सिम्टम शुरू हो गए। जैसे कुछ खाना खाए सर वो सिर में बहुत ज्यादा तेज दर्द, बहुत तेज दर्द। उसके बाद में उन्होंने, जैसे फिर मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आप मैडम ये कुछ सेडेटिव ड्रग्स दी और पेन किलर्स दिया। बट मेरे को उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी। उल्टा मेरे सिम्टम बढ़ ही रहे थे, जैसे कोई दवाई लो और ज्यादा सर सिर में दर्द हो। तो आज और आपने क्या खाया? मैं तो भूल ही आज गया मैंने, मैंने क्या क्या नहीं बोला। सर आज आप मैंने गुलकंद दिया दिन में 3 बार, एक एक चम्मच। और हाँ आंवले का मुरब्बा खाया दिन, मतलब 2 आंवले सुबह खाए फिर दोपहर में खाए। और अभी भी शाम को भी खाया ही है ना। और सर रात को मैं, आपने कहा था कोई भी विरेचन ले लीजिएगा तो मैं सर तिरवत लेम से आज ले लूंगी। और मेरा भूख में भी सर इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये तुम कल तक भूख भी नहीं लग रही थी। हाँ, ये देखिए, भूख भी नहीं लग रही थी, इतना पित्त का हम्म, प्रकोप हो रहा था, हम्म, हेडेक हो रहा था। तो इन्होंने गुलकंद खाया, गुलकंद और आंवला ये सब खाया, तो क्या पित्त का जो शमन हो गया, जो उष्णता तीक्ष्णता होने से अग्नि भी बैलेंस हो गया है इनका। बन काफी सर, काफी रिलीफ है आज। फिर देखते हैं सर कल। हाँ नींद भी नहीं आ रही थी मुझे सर इस दर्द की वजह से। नींद हाँ नहीं आने से हेडेक और बढ़ रहा था। जी। और आप मैम ये विरेचन तो करिए, फिर धीरे धीरे आप कोई घृत कल्पना भी लेने वाली हैं, उसमें कौन सा लेंगी आप? उसमें सर दाढ़ी मादी ग्रंथ में हिंदी हाँ, तो आपने बताया दाढ़ीमादी था। घृत लीजिए, या शतावरी घृत, या हम्म, महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त सर घृत। तिक्तक ग्रुप ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सामता है ना। अच्छा ठीक है। हाँ, तो देखिए आप लोगों के पास लाइव ये केस, मतलब नहीं आप सर, लोगों को बिल्कुल ये आप जो देखिए। बता रहे हैं पूरा पूरा सेम सेम टू सेम सिम्टम आए सर। और पित्त का इतना ज्यादा प्रकोप मैंने मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा कि इस तरह से हेडेक भी होता है। मेरे को कभी सर इस तरह का सिरसूर नहीं हुआ, कि मेरे पहली बार हुआ। हो सकता है सर पीछे कोई खाने में ऐसी कोई चीजें रही है जिससे गर्म हो, जिसकी जो भी पित्त प्रकोपित या संचित हुआ और अभी शरद ऋतु आते ही प्रकोप हो गया सर। जी, तो मैं, मेरा यहाँ सेशन लेने का यही उद्देश्य है कि आप लोग आयुर्वेद को जिए, मतलब अपने लाइफ में भी जिए, पेशेंट को भी समझिए। और जब हम ये डिस्कस करते हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं सभी वैद्य डॉक्टर लोगों को होता ही है। और जो लोग, बाकी लोग भी सुन रहे हैं, उन लोगों को भी हेडेक होता है, अभी अभी हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हेतु जो है, क्या खाने से हो रहा है, वो उस पर जरूर लोग ध्यान देंगे। जी। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप जो लिख रहे हैं, आप कृपया बोल ठीक सकते है, हैं सर? बहुत अच्छा है। अच्छा, लोनावला का। अनुराग मैम, आप कुछ बोलना चाहिए, बोलिए। पहले सॉरी कौन बोल? सर, एक्चुअली मैं थोड़ा इसमें थी। सर आप जो पित्त का ये बता रहे हैं इसके साथ में ना, जैसे आपने उन्होंने बताया कि अग्नि मांद्य है, तो काफी लोगों को ना ऐसे लगता है कि कुछ भी जलन हो, जैसे एलोपैथी का कंसेप्ट है, जेलुसिन दे दिया, पेंटोप्राजोल दे दिया,
तो मुझे ये दिक्कत आ रही है कि जैसे अभी पेंटोप्रेसोल, हम इन शॉर्ट अपना एलोपैथिक ड्रग देने के बाद में कंप्लीट ग्रहणी दृष्टि होती है। इसकी वजह से डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक शुरू किया कि पेंटोप्रेसोल के डबल डोसेज देते हैं। खाना खाने के पहले खाली पेट पेंटोप्रेसोल दो, उसके बाद में मेडिसिन लो खाने के बाद में। तो ये ग्रहणी दृष्टि दूर करने का एक्चुअली ये तरीका तो है नहीं, बिकॉज वो एक पूरा लेयरिंग वगैरह करके H2 रिसेप्टर ब्लॉकर इस पे काम करके अवरोधात्मक कंडीशन में या अवरोधात्मक रूप से पित्त को रोकता है। तो उसकी वजह से और अवरोधित पित्त जो है जब भी खुलेगा, जब भी प्रोटॉन इनिबिटर जो भी है इसका पावर खत्म हो जाएगा, तो और दुगनी मात्रा में आने की वजह से फिर ग्रेनी दृष्टि में आते हैं पेशेंट। फिर उसके साथ में ये सिबियोसिस देते हैं, या जो टैबलेट है जिसकी वजह से वहां पे। तो ये अभी मैंने हाल ही में जो डायलिसिस की, विदाउट डायलिसिस केस आईसीयू से बाहर निकाली, उसके इसमें मुझे पता, वो पर्टिकुलरली बताता था उसको मैंने, सर किडनी फेलियर में आपने क्षीरबला का ही मात्रा बस्ती बोला है ना? वो एक हाँ औचूर्णन मात्रा बस्ती बोला था, देखिए एक अपने पुराने वाले इसमें आती थी, हाँ हाँ, वो मैं विनीता शुक्ला एक्चुअली मैडम ट्राई ने कहा करना। था। हाँ, हाँ 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 और हाँ। विन्यासा मैडम ने वो दिया था चूर्ण बस्ती। विन्यासा मैडम, मुझे वो हाँ। विन्यासा मैम का नाम ही नहीं याद आ रहा था। तो वो कैसे करती थी, क्षीरबला फिर बीच में चूर्ण, और नहीं, वो फिर क्या करती थी, वो चूर्ण लेके उसको पानी में मिक्स करके या तेल में मिक्स करके और उसका बस्ती देती थी छान के। अच्छा, तेल में मिक्स कैसे होगा सर? वो या तो उसको आप उबालना उसको पड़ेगा रखिए ना ना, सिद्ध। थोड़ा देर तक उसको रखिए, वैसे ही चूर्ण को मिक्स करके रखिए, अच्छा 4-5 घंटा। अच्छा। उसको छान के हाँ फिर हाँ, उसके दीजिए, उसके कुछ तो अंश जाएंगे ना तेल में। बराबर बराबर। तो इसका मतलब उसको सिद्ध नहीं करना है, मैं वही चूर्णन हाँ वाला, मुझे वो विन्यास मैडम का नाम नहीं याद आ रहा। तो हाँ, ये इसे मैंने सिर्फ वो सिंपल एसडीएम क्षीरबला कॉलेज तेल की का ही। टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है एसडीएम कॉलेज की हम्म अर्थशास्त्र में। हम्म। जी। हाँ सर बताइए। 9 से 12 GFR के केसेस हैं, तो उनमें हम शोधन चिकित्सा नहीं दे सकते हैं। लेकिन रीजेनरेटिव इसमें अगर उनको क्षीरबला का मात्रा बस्ती दिया तो किडनी फेलियर से आने में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी मेरे पास में लेटेस्ट आज का जो केस था वो, उनका मैं ऑडियो भेजूंगी सर, और पेशेंट की रिपोर्ट भी। उनका 1.9 1.2 क्रिएट से 1.4 क्रिएट पे किडनी फेलियर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद में ट्रीटमेंट चला तो 7 क्रिएट हुआ। फिर डायलिसिस के बाद में उनको ट्रांसप्लांट बताया गया, ट्रांसप्लांटेड किडनी वो भी फेलियर में गई। तब जाके अभी वो आयुर्वेद के पास में आए हैं। उसमें जिसे री स्टेनोसिस या री फेलियर ऑफ द ट्रांसप्लांटेड किडनी, ऐसी केस है वो। प्लस उनको जो जो इम्यूनो जब ट्रांसप्लांट करते हैं उस वक्त में जब इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी दिया जाता है, उस इम्यूनो सप्रेशन में जीरो इम्यूनिटी पे उनको टीबी हुआ। तो वो ड्रग्स की वजह से भी किडनी फिर से फेलियर में गया, और उनको हार्पीज हुआ था। अब मैं पूरा हिस्ट्री तो मैंने लिया हुआ है मेरे केस में, लेकिन फिर से मैं एक बार चेक करती हूँ क्या वो अक्टूबर या सितंबर ऐसे पित्तचाई या हाँ, ये प्रकोप का काल पित्त था क्या। जन्य, और वो भी जो पांच भौतिक में हम लोग देखते हैं ना कि जन्म कब हुआ है, कौन से सीजन में हुआ है, हाँ इसका भी आपको केस हाँ। करना पड़ेगा। क्षार धर्म्यता तो है प्रकृति की, अम्ल धर्म्यता है प्रकृति। वो मैं पक्का सर प्रेजेंट करूंगी केस, बस थोड़ा हाँ सा जरूर। प्रैक्टिस का पिक्चर का टाइम। हाँ, तो ये आपने कहा विसर्प, विसर्प के वजह से भी तो रक्त की दुष्टि हुई है ना उनको। ये जो आपने बताया वो एकदम सही है आपका। थैंक यू। हाँ, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आदरणीय प्रशांत भट्ट जी, आप कृपया बोलिए सर। मैडम का हो गया बोल के। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप बोलने वाले थे कुछ, या तनिका मैम आप कुछ बोलिए। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर, आपका अनुभव बताइए सर। सर अभी जो मैडम बोली थी कि उनको अम्ल पित्त जनित शिरशूल था, तो जी। ऐसे पेशेंट मतलब अभी आते हैं, ओपीडी में आते हैं, और इनको बहुत सीवियर पेन होता है। और इससे दो चीजें होती है, जो माइग्रेन, एक्चुअली में ये माइग्रेन नहीं रहता है, ये मतलब अम्ल पित्त जनित शिरशूल होता है। तो इसमें जैसे आपका जो क्षीर वाला तेल है, उसका नस से भी हम देते हैं कंटिन्यू, वाटर, एक वाटर, 3 वाटर, तो उससे इमीडिएटली पेन का शमन होता है। और इसके साथ साथ में पूरा आपको वात पित्त शामक चिकित्सा यहाँ पे करनी पड़ती है। और यहाँ पे आप नित्य वेरिएशन यदि आप देते हैं तो बहुत जल्दी पेशेंट का पेन कम होता है। और जो आपका जो भी उसके मतलब हेतु होते हैं, क्रोध कर रही है, रात्रि जागरण कर रही है, दिन में सो रही है, चिंता कर रही है, तनाव कर रही है ना, ज्यादा लवण अभिसंधि पदार्थ खा रही है, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला जैसे प्याज खा रही है, ये सब चीजें बंद करनी पड़ती है। और यहाँ पे सिंपल सिंपल दवाइयाँ हमारी, सूर्य का रस हो गया, कामदुदा हो गया, सोनमार्ग, लक्ष्मी विलास हो गया, हो गया, ग्लोस हो गया, ऐसी दवाइयों से और नित्य विरेचन से, पत्तादी काढ़ा हो गया, ये
ये पित्तजन्य शिरोशूल बिल्कुल ठीक हो जाता है जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। अभी हम तनिका मैडम का सुनना चाहते हैं। तनिका मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? आपके पास कैसे जी पेशेंट आ रहे हैं मैम? जी जी, प्रणाम सर। हाँ सर, मेरे पास एक्चुअली अभी पेशेंट जो आ रहे हैं, दो पेशेंट आए हैं टीनिया के। ठीक है। बट वही चीज है सर, जो इनका लाइफस्टाइल है ना सर, गुड़गांव के लोगों का एक्चुअली में लाइफस्टाइल जो है ना, वो बहुत ही खराब लाइफस्टाइल है। क्योंकि जो मेरे पास पेशेंट आए हैं, उनकी हिस्ट्री जो है टीनिया की, ठीक है, उनको दही छोड़ना नहीं है। वो एडिक्शन है, वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और रात्रि जागरण है सर, सुबह उनको सोना है। और रात का जो है उनका ड्यूटी है, क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी में जॉब करते हैं सर। तो वो चीज है, रात को ही उनका डिनर कहते हैं, मतलब उनका जो खाना है, जो मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट में शुरू होते हैं, वो लोग डिनर में शुरू होते हैं सर। तो ये इस कारणों के साथ भी सर ये चीजें होती है। और दूसरी चीज है सर, अल्कोहल वगैरह सर, हम अल्कोहल को भूल गए। ये अल्कोहल जो है वो पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। और चाय भी सर, ये चाय भी बीच में सर हम ऐड करते हैं। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चाय को इतना उबालना है, इतना उबालना है, जब तक वो काली ना हो जाए, फिर उसके बीच में दूध डालना है। तो ये भी विरुद्ध आहार लेके आ रहे हैं सर लोग। तो ये सर, ये जो विरुद्ध आहार भी खा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये चीजें हो रही हैं। जी सर। जी मैम। जी मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर चंपा मैम, आप ये बताएंगे आपका शिरा शुल्क किस टाइम पे ज्यादा एग्रीवेट होता था? चंपा हाँ मैम। सर। हाँ, मेरा बताइए। सर मॉर्निंग में जैसे 10 से 2 के बीच में बहुत ज्यादा, और रात को भी 10 से 2 के बीच में मुझे नींद नहीं आती, और दर्द भी बढ़ता है सर। मतलब पित्त के काल में ही हो रहा है, ये मैंने नोटिस किया। कितना मतलब करेक्ट डायग्नोसिस है मैम का कि पित्त का काल जब 10 बजे से 2 बजे दिन में और रात को दो टाइम पे इनका हेडेक हो रहा था, तो यही पित्त शिराशूल है। जो ये क्योंकि दवाइयां ले रही थी हाँ, वो ज्यादा उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन गुलकंद और आंवला ने कितना अच्छा काम किया। हाँ हाँ, सर, बोलिए। हाँ। अब जैसे मॉर्निंग में मैं जल्दी उठती हूँ, मैंने मॉर्निंग वॉक भी करा और सब करा, उस समय तक कोई हेडक नहीं। जैसे धीरे 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 ऐसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा है ना, 10, 9:30 के बाद वो दर्द 12:30 तक तो बहुत तेज हो जाता था। तो ये मुझे लगा कि ये हो तो पित्त के काल में रहा है सर। तो इसमें है, इसमें फिर आपको टच का ही है मुझे। हाँ, कितना अच्छा हुआ मैम, आपने कितना अच्छा अंशांश कल्पना से डायग्नोसिस किया और नहीं सर, परफेक्ट हाँ। डायग्नोसिस किया। नहीं सर, काफी रिलीफ है मेरे को आज, और अभी शाम को देखते हैं सर, विरेचन लेने के बाद वो पूरा एकदम ठीक हो पड़ेगा। हाँ, और एक नींद दिन आनी विरेचन चाहिए नहीं सर। होगा। आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए विरेचन लेना पड़ेगा, नित्य विरेचन थोड़े दिन के लिए। ठीक और है सर, सर। खाने में भी अगर खिचड़ी कर देंगे ना मैम, थोड़ी देर के लिए खिचड़ी कर दो, 7-8 दिन के लिए, देखो अपने आप खत्म हो जाएगा। हम्म। अच्छा, चावल की मूंग या दाल, मूंग दाल मूंग दाल? खिचड़ी। मूंग दाल, हाँ ठीक है। जी। ठीक। बहुत अच्छा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल चीजें हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर। जी ठीक सर। है। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। महाजन सर, डॉक्टर महेंद्र सर, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर, आपके पास कैसे पेशेंट आ रहे हैं पित्त वाले? कुछ बर्निंग के, एसिडिटी के पेशेंट आ रहे हैं क्या सर? प्रीति मैम। जी सर। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। सर आज शाम को संभाषा होगी ना? होगी, आप पेशेंट लेके आ सकते हैं केस टेकिंग के लिए। जी सर। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? प्रीति मैम, आपके पास पेशेंट है क्या एसिडिटी के वगैरह के, पित्त वाले? नहीं तो मैं आगे और बढ़ाता हूँ। बोलिए बोलिए सर, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? नो सर। अभी क्या है ना कि अति विदाही द्रव्यों का सेवन किया जा रहा है। अति विदाही। आप कभी महाराष्ट्र में आके देखिए, यहाँ पे लोग मिसल पाव खाते हैं। इतना तीखा होता है ना, कान से जलन होती है। और वो भी पाव के साथ खाते हैं, और तीखा। और आजकल कैसा ट्रेंड चला है, 75 रुपीज में अनलिमिटेड मिसल पाव खाओ। अनलिमिटेड। वो इतना ज्यादा तीखा होता है ना, उसमें तेल भी रहता है बहुत ज्यादा, तरी बहुत ज्यादा रहता है। और नहीं तो कोल्हापुर की मिर्ची, या फिर आप नागपुर साइड में जाके देखेंगे, वहां इतना बैगन की सब्जी इतनी तीखी रहती है। खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन पित्त का प्रकोप भी बहुत भयंकर करता है। तो अतिविदाही जो पदार्थ है, उसके वजह से रक्त का दुष्टि होता है और रक्त की बीमारियां होती है। और दूसरा क्या है कि यकृत प्लीहा में भी उसकी दृष्टि होती है। रक्तवास स्त्रोतस के मुख जो है, वह पित्त की उष्मा से, या फिर पित्त के द्रवता से, यह और आम, हर बीमारी में आम रहेगा, अग्नि को मंद करेगा। अब जैसे गर्म पानी अगर आपने डाल दिया आग पे, तो क्या होगा? गर्म पानी आग को बुझा देगा, आग को बढ़ाएगा नहीं।
वैसे ही पित्त की द्रवता भी अगर बढ़ रही है कोई भी कारण से, वह अपने अग्नि को मंद करती है और उसके वजह से आम निर्मित हो जाती है। तो इसके वजह से एक ये कारण है। दूसरा, पित्त और रक्त एक दूसरे का आश्रय संबंध है, तो पित्त रक्त में, रक्त पित्त में समान गंध और वर्ण की प्राप्ति हो जाती है, और उससे रक्त पित्त अभी हो रहा है तो नाक से खून आने लगता है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है तो कभी खून आता है वहां पे, मोशन को जा रहे हैं वहां पे खून आ रहा है, हैवी मेंसेस आने लग जाते हैं। अभी के सीजन में देखिए एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहे हैं, और मेंसेस ज्यादा ऐसे जलन वाला आ रहा है अभी, ऐसे मतलब पेशेंट बताते हैं। उसी तरह से ऊर्ध्वक रक्तपित है तो नाक से, आंख से, मुंह से, मतलब दांत के मसूड़ों से खून आने लगता है, और बहुत डेंजरस रूप से आता है। तो ये रहता है, और इसके कारण और रहते हैं कि अति श्रम किया, या कम खाना खाया, प्रमिताशन वह भी एक कारण है, बहुत कम भी नहीं खाना है, या विषमाशन, मतलब कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कभी अच्छा खा रहे हैं, कभी खराब खा रहे हैं, कभी अच्छा खा रहे हैं, कभी खराब खा रहे हैं, ये भी कारण होता है। और एलोपैथी के हिसाब से विटामिन ए, डी, विटामिन डी की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन बी की कमी, कैल्शियम की कमी, मतलब अपतर्पण जन्य, अपतर्पण डेफिशिएंसी है तो अपतर्पण जन्य ये भी कारण हो सकता है। और मतलब, और आपने चंपा मैम आपने एचबी कितना बताया? ये भी एक कारण था, पांडु सर का हाँ सर, मेरा HB बढ़ ही नहीं रहा है, एट कितना? पॉइंट फाइव नाइन ऐसे ही रह रहा है। आठ एक- पॉइंट पाँच से ऊपर, कभी 9, कभी 10, ये 10 और 8 के बीच में रह रहा है सर। HB क्यों? बढ़ ही नहीं रहा है तो क्यों? क्या ही क्यों करिए तो मैं। आपको पांडु रोग क्यों है? क्यों? हो सकता है सर, मेरे को ग्रहणी दृष्टि है ही ऑन ऑफ, मेरे को कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी क्या ऐसे है मेरे को ग्रहणी दृष्टि से। मतलब अपतर्पण जन्य ही हो गया ना ये, बॉडी में अपतर्पण जन्य हाँ पांडु है। हाँ। तो इसके लिए आपको शोधन करके, फिर उसके हम्म। बाद में दाढ़ी मादी घृत लेके फिर लौहकल्प लेना पड़ेगा, फिर वो बढ़ जाएगा आपका ये लौहकल्प इसके में। बाद में सर है ना, पहले ये उसके बाद में मैं स्टेप वो। बाय स्टेप। जी। हाँ, अग्नि को बढ़ा के फिर आप लौहकल्प में क्या लेंगी, कौन से कल्प लेंगी? तापेदी लो, नवायस लो, पुनर्नवादि मंडूर, और सर लौह तब पे मंडूर, दिलो ठीक रहेगा, हाँ, शायद उसमें सब कुछ है ना तो। या धात्री लौ ले लीजिए। हाँ। हाँ, ठीक है मैम। और मैम आपका जो वर्किंग जॉब है उसमें हम्म। वेग विधारण होता है क्या? वेग विधारण होता है सर, उसमें क्षुधा वेग विधारण है, मैंने आपको बताया था। जब आपको भूख लग रही है उस समय आप खाना नहीं खा रहे हो, तो ये सबसे बड़ा कॉज है सर। और स्ट्रेस का भी काम है? स्ट्रेस का भी है सर, पेशेंट देखते हैं तो फिर वो उसी फ्लो में चले जाते हैं। कोई कैसे मतलब थोड़ा पेशेंट से अटैच होना भी एक थोड़े वो है, नेगेटिव है कि उसको ये हो रहा है, उसको ये हो रहा है, इस तरह से। ये भी है सर कॉज, स्ट्रेस फैक्टर तो है ही, साथ मेरे में को वेग का। वेग का विधारण करना पड़ रहा है ना? हम्म। मेरे को एक किसी का फोन आया कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, थोड़ा सीनियर थे, 60+ थे, उनके पास 450 पेशेंट का प्रेशर था। वो जहाँ जॉब करते थे, सुबह से शाम तक उनको जॉब में 450 पेशेंट देखना पड़ता था। वो भाग भी नहीं सकते थे, पेशेंट बहुत ऐसे मतलब हेक्टिक था, कहीं संस्था में काम कर रहे थे। अचानक ही वो पेशेंट देखते थे, अटैक आया, उधर ही डेथ हो गया। मतलब ये जो ओवरलोड लोडेड काम रहता है, स्ट्रेस का। अब पेशेंट देखना आराम का तो काम है नहीं, पेशेंट का सोचना पड़ता है, पेशेंट का मतलब दुख में रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं। तो 450 पेशेंट अगर देख रहे हैं वो कंटिन्यू, सुबह से शाम, और छुट्टी नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग को खुद का भी ख्याल रखना है, ये भी मतलब ध्यान में रखना है। यह भी पित्त प्रकोप के काल में, और स्ट्रेस, ये सबसे वो उनका डेथ हो गया, ऑन द टेबल ही हो गया, पेशेंट देखते देखते डेथ हो गया। ये ध्यान में रखिए। और किसी को कुछ बोलना है बोलिए प्लीज। डॉक्टर राम कुमार जी कुछ बोलना है? तनिका सर मैम बोलिए। हाँ जी सर, जो एक्सेसिव ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं उनकी वजह से भी ये चीजें होती है, पित्त बढ़ता है। उसमें क्या, ड्राई फ्रूट्स में क्या? नहीं सर, जैसे बादाम हो गए, है ना, जैसे ये अखरोट वगैरह खाते हैं हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो सर मैं नहीं, मैं आपसे सर पूछना चाह रही हूँ। हाँ, अगर अग्निमंद कर रहे हैं कोई भी चीजें, अब बादाम जो है वो वायु को, और वाताम उसको बोलते हैं, वात और आम को बढ़ाता है। बादाम हाँ। कितना खाना चाहिए, उसका भी एक लिमिट होना चाहिए ना। ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, अग्नि को मंद कर रहे हैं, तो वो नहीं पर ताकत सर को ये किस बढ़ाएगा। ऋतु में खाना चाहिए? जैसे मैं देखती हूँ ना सर, लोग सारा साल भर खा रहे हैं ना, तो इसका भी तो एक ऋतु होता है ना कि हाँ हाँ ना, आप इस। हेमंत ऋतु में खाए तो ज्यादा, जहां अग्नि अच्छा है उस टाइम पे खाए तो ठीक है। या आप हाँ वो। शारीरिक वर्क ज्यादा कर रहे हैं,
मतलब या बौद्धिक वर्क, मतलब जो काम ज्यादा कर रहे हैं मेंटली या फिजिकली, वहां पे अग्नि अगर अच्छी है तब खाए, युवावस्था में खाए। अगर आप बुढ़ापे में वृद्धावस्था में अग्नि मंद है और आप ड्राई फ्रूट खा के ताकतवर बनना चाहते हैं, फिर वो अग्नि को भी, अग्नि और वायु को बढ़ाता है, बात वगैरह रुक्षता बढ़ाता है ना ड्राई फ्रूट्स। ताकत वही वही देगा सर, ठीक है, क्योंकि मेरे लेकिन पास बादाम हाँ। कितना खाएं? एक मुट्ठी अगर बादाम खाएंगे तो वो तो तकलीफ देगा ना। नहीं सर, वही मेरे पास जो ओल्ड पेशेंट आते हैं ना, तो उनको क्या होता है कि ये बोलेंगे कि हम उनकी रूटीन क्या है, सुबह खाना नहीं खाते, लेकिन सुबह खाली पेट उन्होंने 8 बादाम खाने हैं, 2 अखरोट खाने हैं, ठीक है, और साथ में अंजीर खाना है, तो ये उनको लगता है कि ये हेल्दी है। बट मुझे लगता है कि ये हेल्दी नहीं है, हर किसी के लिए ये चीज हेल्दी नहीं है। जो तो ठीक है, जैसे आपने बोला कि वर्कआउट कर रहे हैं, तो ठीक है, वो उनके लिए भी अच्छा है, हेमंत ऋतु में अच्छा है, लेकिन सारा साल अगर आप ये चीज खा रहे हैं तो वो आपको अंदर मतलब फायदा नहीं देगा, नुकसान जरूर देगा। मैम अग्नि का विचार ही नहीं होता है ना इसको खाते हाँ वक्त में, जी। गुरु कितना है, पचन कैसे हो रहा है, तो वो देखना चाहिए। ये वही सबके वही मैम, अब्जॉर्ब ही नहीं, लिए। वो अब्जॉर्ब चीजें अब्जॉर्ब नहीं होती, अदर देन उनको फिर वो हिंड्रेस करती है, आम बढ़ाएंगी तो फिर वही चीज लोगों को समझ नहीं आती इन चीजों के लिए। ठीक है, वही चीज ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और मुझे ये आप लोगों को ये बताना है, डॉक्टर हरिहर सर, आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, आप थोड़ा ये बताएंगे लोगों को कि आप क्या क्या खाते हैं, लिमिट में खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, साल भर खाते हैं? डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप बताना चाहें तो बताइए, शेयर करिए। डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं? जी सर। आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो क्या प्रमाण रहता है ड्राई फ्रूट्स का, वो थोड़ा बताइए, लोगों को गाइड करिए। मैं तो सिर्फ दो ही धुल लेता हूँ सर। क्या? 2 अखरोट, हाँ। 2 काजू, हाँ। फिर ये सूखा खजूर आता है ना, हम यहाँ इसको खारेक बोलते हैं, आप क्या बोलते हाँ हैं? खारिक, हाँ। और छुहाड़ा। 10 द्राक्ष। हाँ। और 10 क्या? मुनक्का? 10 द्राक्ष। द्राक्षा, हाँ। भाई मुनक्का, किशमिश। हाँ, शाम को भिगो लेता हूँ और फिर सुबह में ले लेता हाँ, इससे ज्यादा हूँ। और नहीं सुबह खाते हैं में ना आप? है। इससे ज्यादा नहीं खाते हैं ना बादाम और? नहीं नहीं, नहीं नहीं, बादाम भी नहीं खाता सर। हाँ। तो कितना बजे खाते हैं आप ये, कितने बजे सुबह सुबह? में बस, सुबह में जो सब लोग सुबह में चाय पीता है और मैं ये ले लेता हूँ और दूध पिलाता हूँ, और साथ में वो सुबह में लेता हूँ ना प्रभाकर वटी, हाँ। પછી पंचामृत लो, हाँ। सप्तामृत लो। हाँ। अच्छा, आपने आपका बताया सीख, ना। यही सीक्रेट है आपका, इतने इसलिए हैंडसम दिखते हैं अभी भी। आप समझ आया? और ये हाँ। प्रभाकर वटी। हाँ। सर प्रभाकर और वटी आप क्यों ले रहे हैं? मतलब क्या सोच के प्रभाकर वटी मेरे से को शुरू किया? वो 2 स्टैंड बिठाया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक और पंचामृत लोग उगुल क्यों लेते हैं, सप्तामृत को क्यों लेते हैं, वो बताइए सर। सप्तामृत आंख के लिए, पंचामृत वो कंपवात है ना, इनके लिए ले रहा अच्छा, तो आपको हूँ। और कैसा सर लगता है सर? सुबह में दवाई ये सब एक साथ ले लेता हूँ। हम्म। ऊपर थोड़ा 20 ml जितना दूध, और फिर वो सब 50 ml दूध के साथ सब ले लेता हूँ सुबह में एक बार बस। हम्म। तो सर आप ये जब गोलियां ले रहे हैं तो उससे बॉडी में क्या चेंजेस आपको फील हो रहा है? फिर तो आंखों में जो कोई पहले जितनी जितनी तकलीफ थी वो नहीं रहती, अभी बीच में मैंने आपको एक दो बार थोड़ा सा भी बिंदु सा रहता है। हम्म। बीच वाला भाग नहीं देखता, साइड में सब अच्छे दिखते हैं। अच्छा, और कम पवात में कितना इम्प्रूवमेंट हो गया? कंपवात में 50%। अच्छा, बहुत अच्छा सर। ठीक है। और सत्याग्रह मधु 3 ग्राम, 5 ग्राम इतना लेता हूँ इनके साथ। अच्छा, यष्टि मधु। अच्छा, बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा बताया। और आपके नाती का एडमिशन हो गया एमबीबीएस में, हाँ मतलब सर, कल मैं उसको छोड़ के आया, 2 दिन से यहीं नहीं था, मैं उसको छोड़ने के लिए गए थे सब। अच्छा। जी सर। ठीक है सर। आपने उसको फोन फोन किया था? नहीं, मैंने, मेरे पास नंबर ही नहीं है। नहीं, उसने, वो बोलता था कि मैं सर को फोन करूंगा।
नहीं, मुझे नहीं आया सर फोन, आप बोलिएगा करने को। तो नहीं सर, वो करेगा। हाँ, अभी हम सेशन बंद करते हैं। रक्त धातु की दुष्टि रोग हेतु लिंग औषध, ये हम कल भाग 2 करेंगे 7 बजे। अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। और आप लोग 9 बजे अगर केस टेकिंग या सक्सेस स्टोरी बताना चाहते हैं तो 9 बजे जुड़िए, ठीक है। मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर मिलते हैं। थैंक यू।